उनको सेक्रीफाइस करना पड़ता है अपनी लाइफ के अंदर। सो लॉस्ट स्प्रिंग इज अबाउट, it is written by Anis Jung, who was born in Roorkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. Her parents were both writers. Anis Jung began her career as a writer in India. She has been an editor and columnist for major newspapers in India and abroad, and has authored several books. The following is an excerpt from her book titled Lost Spring. Lost Spring और स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, इसमें से ने कुछ 2-3 स्टोरीज यहाँ पे लिखी गई है. इट्स नॉट अबाउट योर चॉइस, इट्स अबाउट द कंपल्सन गिवन बाय योर डेस्टिनी. यानी आपकी जिंदगी में जो जिस तरह की सिचुएशन है, उस सिचुएशन का सामना करते हुए बच्चे किस तरह से बचपन में ही बड़े हो जाते हैं और कैसे अपनी फैमिलीज को कमाने में हेल्प करने के लिए वो लोगों को कमाने के लिए निकलना पड़ता है. तो जहाँ पे बचपन एंजॉय करने का टाइम होना चाहिए, उसकी जगह पे यहाँ पे बचपन बिल्कुल नहीं रहता. इसीलिए यहाँ पे स्टोलन चाइल्डहुड लिखा गया है. हियर शी एनालाइजेस द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस व्हिच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. इनकी जिंदगी कैसे गुजरती है एक्सप्लॉयटेशन के अंदर. एक ऐसी भी स्टोरी है जिसके अंदर लिखा गया है कि आंखें चली जाती है उसके बावजूद भी बच्चों को काम करने के लिए रुकना पड़ता है वहां पे अपने पेरेंट्स के साथ में. जितने भी बूढ़े आदमी हैं सब अंधे हैं, उसके बावजूद भी जानते हुए भी अपने बच्चों को भी उसी लाइफ के अंदर झोंका जाता है क्योंकि उनके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है. इसीलिए बोलता हूँ इट इज नॉट अ मैटर ऑफ चॉइस. उनके पास कोई चॉइस नहीं. दे हैव टू बी इन अ बिजनेस बिकॉज दे आर कंपल्सरीली एम्प्लॉयड इन दैट ओनली. यहाँ पे पहले आप देखो, तो लुकिंग फॉर परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, slog their daylight hours, dark hutments, roof over his head and impose the baggage on the child. ये 6 अलग अलग phrases दिए गए that will be done when they come subsequently in the lesson. तो पहली स्टोरी अपने देखते हैं कि sometimes I find a rupee in the garbage. स्टोरी का नाम है कि कुछ टाइम पे मुझे क्या देखने को मिलता है, रुपी इन द गार्बेज. यानी गार्बेज के अंदर यानी कचरे के ढेर के अंदर से क्या मिलता है, मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता है. और सोचो, कभी आपने रास्ते पे से अगर जाते हुए किसी इंसान को 10 रुपए की नोट दिख के या तो 100 रुपए की नोट दिख, समझो फिर क्या होता है. उसके बाद में सिचुएशन ये राइज होती है ना कि आपकी नजर हमेशा रास्ते पे रहेगी. हर बार फिर क्या होता है, उसी लालच के अंदर अपने देखा करते हैं कि नहीं यहाँ से वो निकलेगा, वहां से वो मिलेगा, ये रास्ते पे से वो मिला था इसलिए शायद यहाँ से दूसरी बार भी वो मिल जाए. ऐसा हमारे माइंड को लगता है. समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज. व्हाई डू यू डू दिस? आई आस्क साहेब. नाम देखो क्या नाम है, साहेब आलम. बच्चे का नाम है साहेब आलम. साहेब आलम का मतलब क्या होता है, दो जहान का मालिक जिसको बोलते हो, राइट. पर ये है कौन, बिल्कुल गरीब बच्चा है. मालिक की बात तो जाने दो, उसके पास खाने के भी पैसे नहीं है. तो आई आस्क साहेब whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage. देखो, स्क्राउंज का मीनिंग होता है कलेक्ट और लुक अराउंड फॉर फूड या तो एनीथिंग. यहाँ पे स्क्राउजिंग स्क्राउजिंग का मतलब क्या दिखाया गया आपको, यहाँ पे गोल्ड के लिए रुकना ऐसा बताया गया, राइट. तो गोल्ड के लिए रुकना, सर्चिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माय नेबरहुड. यानी गार्बेज के ढेर सारे जगह पे वो जाता है इधर उधर और बाद में वहां पे ढूंढता रहता है क्या, गोल्ड. वो सोना ढूंढने नहीं आता, उसके लिए सोना क्या है, उसके लिए सोना वही कचरा है जो कचरे से उसको पैसे मिलते हैं. साहेब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. उसने अपना घर कब का छोड़ दिया है. सेट अमीज द ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका. सीना, आप बोलते हो ना सीए, कंज्यूमर सॉरी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जो इंडिया ने एनेक्ट किया पिछले साल, बहुत बवाल हुआ था उसके बारे में, राइट. और यहाँ पे इसी बात की यहाँ पे देखो, जैसे कि आपको
बताया गया है, प्रूफ दिया गया है कि ये बच्चा ढाका से आया हुआ है, यानी बांग्लादेश का है, बांग्लादेश से यहाँ पे आया हुआ है। सेट अमिस द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, हिज होम इज नॉट इवन अ डिस्टेंट मेमोरी, उसको अपना मकान याद भी नहीं है, और वो ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका के अंदर पहले रहता था, मतलब खेत खलियान उसके पास थे बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश से वो फैमिली रेफ्यूजी के तौर पे इंडिया में आ गई। देयर वर मेनी स्टॉर्म्स दैट स्वेप्ट अवे देयर फील्ड्स एंड होम्स, बहुत सारे तूफान आए। तूफान का मतलब ये नहीं कि जो एटमोस्फेरिक आते हैं उसकी बात है, तूफान का मतलब उनकी लाइफ के अंदर अप्स एंड डाउन्स भी आ गए, इतने अप्स एंड डाउन्स आए कि उनके घर खेत सब चले गए। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने कभी उसको बताया था, दैट्स व्हाई दे लेफ्ट, उन्होंने फिर ढाका छोड़ दिया, लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स, अब बिग सिटी यानी कौन, तो दिल्ली, जहाँ पे वो रहता है। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स, उसने बोला, क्या बोला, धीमे से बोल रहा है कि मेरे पास कोई दूसरा काम ही नहीं है, तो मैं करूँ क्या, मटर्स यानी धीमे से बोलना। गो टू स्कूल, आई सेड क्लिवली, दिस इज योर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पैरेग्राफ, ये जो है ना आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पैराग्राफ, वन टाइम इट इज दिस वाज दिस वाज आस्क्ड, सी गो टू स्कूल, आई सेड ग्लिबली, मैंने भी ऐसे ही बोल दिया, ग्लिबली यानी ऐसे ही बोल दिया, रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, और मुझे ही खुद को लगा कि यार मैंने जो बोला वो एडवाइस बिल्कुल बेकार है, होलो यानी बिल्कुल बेकार एडवाइस। नाउ देयर इज नो स्कूल इन माय नेबरहुड, व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो, यानी मेरे आजू बाजू में कोई स्कूल नहीं है, जब वो बनाएंगे तब मैं जाऊंगा। तो मैंने, यानी ये जो राइटर है उन्होंने बोला, इफ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, अगर मैं स्कूल स्टार्ट करूँ तो क्या तुम मेरी स्कूल के अंदर आओगे। आई आस्क्ड हाफ जोकिंग, तो मजाक में बोल रही थी, ऐसा बोला इन्होंने। यस ही सेज स्माइलिंग ब्रोडली, खुश हो जाता है कि चलो आप स्कूल स्टार्ट करोगे तो मैं आऊंगा आपकी स्कूल के अंदर। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, सी द फ्रेज रनिंग अप टू मी, यानी मेरी तरफ भागता हुआ आता है, ऐसा नहीं होता, मुझे अप्रोच करता है वो, यानी मेरे पास आता है वो। इज योर स्कूल रेडी, उन्होंने क्या बताया, उन्होंने पूछा ये लड़के ने कि क्या तुम्हारी स्कूल रेडी हो गई, एंड इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड अप स्कूल, तो मैंने जवाब दिया कि स्कूल बनाने में कि एक दो दिन नहीं लगते, उसका टाइम लगता है। आई से एम्बेरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेड, एम्बेरेस यानी मुझे शर्म आती है इस बात की कि मैंने वो प्रॉमिस कर दिया है कि जो प्रॉमिस मैं कभी पूरा ही नहीं कर पाऊंगी। बट प्रोमिस इज लाइक माइन अबाउट इन एवरी कॉर्नर इन ऑफ हिज ब्लीक वर्ल्ड, उसके अंधेरी दुनिया के अंदर उसके लिए सिर्फ एक ही चीज आती है, क्या, खाली प्रॉमिस, वो भी फॉल्स, कभी कोई पूरा नहीं करता। लेकिन इस तरह के प्रोमिस उसकी दुनिया के अंदर, अंधेरी दुनिया के अंदर, जैसे कि एक दो दिन के लिए जैसे चमक दे के चली जाती है। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, कुछ महीने उसको जाना मैंने, आई आस्क हिम हिज नेम, मैंने उसका नाम पूछा, नाम बताया, साहिब आलम, बोला ना मैंने, साहिब आलम नाम था उसका। ही डज नॉट नो व्हाट इट मीन्स, उसको पता भी नहीं था इस नाम का मतलब क्या है। इफ ही न्यू इट्स मीनिंग, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यानी दुनिया का या तो पूरे यूनिवर्स का बादशाह, उसका मतलब ये होता है। ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट, वो कैसे यकीन कर पाता कि साला मेरा नाम का मतलब ये होता है, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। Unaware of what his name represents, he roamed the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. क्या लगा इसको कि unaware of what the name represents, उसको तो पता ही नहीं कि उसके नाम का मतलब क्या हो। He roams यानी इधर उधर भटकता रहता है अपने दोस्तों के साथ में। Barefoot यानी मतलब कभी चप्पल नहीं पहनते ये लोग, खुले पैर ऐसे निकल जाते हैं, जो मॉर्निंग के अंदर बर्ड्स की तरह दिखते हैं, लेकिन आफ्टरनून के अंदर ये सारे बच्चे जैसे कि गायब हो जाते हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम, कुछ महीने मैंने वहां पे एक उनसे बात की, तो थोड़े टाइम के अंदर मैं इनको पहचानने लगी, राइटर ऐसा बोलते, नाम से पहचानने लगी। व्हाई आरंट यू वेयरिंग चप्पल्स, मैंने एक दिन से पूछा कि भाई चप्पल क्यों नहीं पहनते। माय मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ये आंसर सिंपली, तुरंत जवाब दिया कि मेरी मम्मी ने ऊपर रखे हुए हैं, लेकिन वो कभी उतार के मुझे देती नहीं है, अगर वो मुझे चप्पल दे तो मैं पहनूं ना, उसने सिंपली जवाब दिया। इवन इफ शी डिड ही विल थ्रो देम आउट, एड्स अनदर हु इज वेयरिंग शूज दैट डू नॉट मैच, एक लड़का वहां पे खड़ा था जिसने दो अलग अलग तरीके के शूज पहने हुए थे, मतलब मैचअप नहीं करे ऐसे शूज पहने हुए। तो इसने बोला कि अगर ये चप्पल पहनता भी, उसको मिलते भी नहीं, तो भी वो फेंक देता बाद में। व्हेन आई कमेंट ऑन इट, he shuffles his feet and says nothing,
आई वॉन्ट शूज। मैंने उसके बारे में बोला तो उसने क्या किया, अपने सिर्फ पैर शफल से नहीं हिलाया मेरे सामने, और कुछ नहीं बोलता। और तीसरा लड़का जो है ना, वो क्या जवाब देता है, आई वॉन्ट शूज, मुझे शूज चाहिए। सेज अ थर्ड बॉय हु हैज नेवर ओन अ पेयर ऑफ ऑल हिज लाइफ, जिसने कभी भी अपनी जिंदगी में एक पेयर ऑफ शूज की क्या बात करे, चप्पल भी कभी खरीदे नहीं थे। उसने बोला कि मुझे शूज चाहिए। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री आई हैव सीन चिल्ड्रन वॉकिंग बेयरफुट। मैंने कई जगह पे इन सिटीज या तो विलेज रोड्स के ऊपर बच्चों को ऐसे ही खुले पैर घूमता हुआ देखा है। इट इज नॉट लैक ऑफ मनी बट ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज वन एक्सप्लेनेशन। एक एक्सप्लेनेशन ऐसा भी आपको मिलता है कि चलो पैसे ना हो ठीक है कि वो लोग नहीं खरीद पाते, पर कुछ बच्चे तो है ना जानबूझ के ऐसे खुले पैर घूमते हैं पैसे होने के बावजूद भी। ये ट्रेडिशन है, सालों से चलती आ रही परंपरा, ऐसे ही सब घूमते तो हम भी घूमेंगे ऐसा। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty। मुझे लगा कि ये परपेचुअल आया ना, देखो ये वर्ड, to explain away a perpetual state of poverty, यानी परपेचुअल नहीं, कंटिन्यूअस गरीबी जो कभी खत्म ही नहीं होती है, ऐसी गरीबी को शायद ये लोग एक्सप्लेन करने के लिए एक मेरे सामने जैसे कि बहाना बना रहे। ये ट्रेडिशन है कि हम खुले पैर इसलिए घूमते हैं क्योंकि हमारे पेरेंट्स कभी खुले पैर घूमते थे, हमारे ब्रदर्स जैसे सिस्टर जैसे घूमते, इसलिए हम भी घूमते। तो शायद ये लोग हमारे सामने बोल नहीं पाते कि उनके पास पैसे नहीं है, तो इसीलिए शायद हमारे सामने ये बहाना बता देते कि सब लोग घूमते हैं इसलिए हम भी घूमते हैं। आई रिमेम्बर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। एक उडुपी यानी साउथ इंडियन ने मुझे एक स्टोरी बताई। एज ए यंग बॉय ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल। जब वो बच्चा था तो एक पुराने मंदिर के पास से जाता था, वेयर हिज फादर वाज अ प्रीस्ट, जहाँ पे उसके फादर क्या थे, प्रीस्ट यानी पुजारी थे मंदिर के अंदर। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर अ पेयर ऑफ शूज। तो वो हमेशा मंदिर के पास खड़ा रहता, खड़ा रहने के बाद क्या करे, वो हमेशा प्रार्थना इसी बारे में करता कि मुझे क्या चाहिए, मुझे शूज चाहिए। 30 years later I visited his town and the temple which was now drowned in an air of desolation। उस मंदिर की मुलाकात 30 साल के बाद मैंने ली। कोई उडीपी मैन ने बोला कि मैंने 30 साल के बाद उसी मंदिर की जब मुलाकात ली, और तब मैंने देखा कि वो मंदिर अलग थलग हो गया है, डिसोल्यूशन यानी अलग हो जाना। और इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रीस्ट देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स। जो नया पुजारी वहां पे रहता था वो मकान के अंदर, दूसरा पीछे वाला मकान था वो, तो वहां पे मैंने देखा कि रेड और व्हाइट की प्लास्टिक चेयर्स है। और यंग बॉय, वहां पे एक छोटा सा बच्चा मैंने देखा, ड्रेस इन अ ग्रे यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म पहने हुए बच्चा देखा मैंने, wearing socks and shoes, arriving panting and threw his school bag on a folding bed। एक फोल्डिंग बेड के ऊपर वो अपनी स्कूल से आने के बाद में भागता हुआ आता था, पैंटिंग यानी हाफता हुआ आता था, हाफे। और उसके बाद में वो क्या पहना हुआ था, सॉक्स एंड शूज पहना हुआ था। यानी कहाँ वो बच्चा जो हर रोज प्रार्थना करता था मंदिर के पास जाके, पुजारी का लड़का, कि मुझे क्या चाहिए, एक पेयर ऑफ शूज चाहिए, और कहाँ ये बच्चा, कि ये बच्चा तो सब कुछ उसके पास है, सब कुछ उसके पास है। यानी मतलब वो जमाना बदल चुका है। एक जमाना ऐसा था जब लोगों के पास ये सब चीजें नहीं थी, और आज ये जमाना है कि लोगों के पास वो सब चीजें है। लुकिंग एट द बॉय आई रिमेम्बर द प्रेयर अनदर बॉय हैड मेड टू द गॉडेस व्हेन ही हैड फाइनली गॉट अ पेयर ऑफ शूज, लेट मी नेवर लूज देम। जो बच्चा हर रोज प्रार्थना करता था ना बचपन के अंदर, उसने जब उसको शूज मिल गए तो उसकी प्रार्थना क्या होगी, उसकी प्रार्थना ये थी कि अब ये शूज मेरे पास आ गए तो मैं इसको गवाऊंगा, यानी ये मेरे पास हमेशा के लिए रहे। तो प्रार्थना भी अपनी अपनी जरूरत के मुताबिक बदलती रहती है। एक जमाने में वही बच्चा वो प्रेयर करता था कि मुझे शूज मिल जाए, और आज के जमाने में वो बच्चा ये प्रेयर करता है कि मुझे शूज जो मिल गए मुझसे गुम ना हो जाए। द गॉडेस इज ग्रांटेड हिज प्रेयर, शायद उस गॉडेस ने, उस भगवान ने यानी देवी ने उनकी भी ये प्रार्थना मान ली। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट नाउ वॉर शूज। अब पैसे है इनके पास, शूज पहनते हैं वो, बट मेनी अदर्स लाइक द रैग पिकर्स इन माय नेबरहुड रिमेन शूलेस। रैग पिकर्स यानी कचरा उठाने वाले, वो थैलियों में कचरा उठा के जाते हैं ना वो बच्चे, उनके पास आज भी शूज नहीं है। माय एक्वेंटेंस विद द बेयरफुट रैग पिकर्स लीड मी टू सीमापुरी। अब देखो यहाँ पे एक्वेंटेंस का मीनिंग यानी पहचान, तो मेरी पहचान ये जो खुले पैर वाले कचरा उठाने वाले बच्चों के साथ थी। वो मुझे एक जगह पे ले जाती, जगह का नाम क्या है, सीमापुरी।
a place on the periphery of Delhi yet miles away from it metaphorically. फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ ये देखो क्या लिखा है कि सीमापुरी एक ऐसी जगह है कि जो दिल्ली की पेरीफेरी में यानी उसके सराउंडिंग में जाती है, पेरीफेरी यानी उसके सराउंडिंग में जाती है, बट उससे अगर मेटाफोरिकली बात करें ना यानी अपने लिविंग स्टाइल की बात करें, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करें तो कोसों दूर है, माइल्स अवे। यानी मतलब दिल्ली के लोग जिस तरह से लेते हैं उससे रहते हैं उस तरह से सीमापुरी के लोग नहीं रह पाते, इतने पैसे इनके पास नहीं है। कहने का मतलब ये कि दिल्ली के अंदर होने के बावजूद ये ऐसी जगह है जहाँ पे गरीबी आपको नजर में उतर जाती है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Why in 1971? It was the time when the war broke out between East Pakistan and West Pakistan. Bangladesh was that time East Pakistan. पाकिस्तान के दो हिस्से हुए थे, पर ईस्ट पाकिस्तान की कंडीशन बहुत खराब थी, तो उस टाइम पे रेफ्यूजी यहाँ पे भाग भाग के आ जाते थे। बिकॉज ऑफ दैट इंडिया के अंदर इतने सारे रेफ्यूजी आ जाते थे कि इंडियन गवर्नमेंट को इन सबको हैंडल करना मुश्किल हो गया और उनकी तकलीफें बढ़ती जा रही। इसकी वजह से उस टाइम की गवर्नमेंट के अंदर जो इंदिरा गांधी थी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सैम मानेकशॉ, इसके ऊपर अभी मूवी बन रही है, सैम मानेकशॉ को बोला कि क्या हम इनके साथ में वॉर कर सकते हैं। तो सैम मानेकशॉ की सिर्फ एक सिंगल एडवाइस थी कि पहला बार वो करें, तो गांधी ने उसको उकसाया पाकिस्तान को। एंड व्हेन द वॉर ब्रोक आउट एट दैट टाइम दो हिस्से पड़ गए पाकिस्तान, एक बांग्लादेश बन गया और एक पाकिस्तान जो आज का है वो। उसी का बदला लेने के लिए कश्मीर के अंदर पाकिस्तान ने अभी तक जो टेररिज्म है, और पहले पंजाब में फिर पाकिस्तान के अंदर उस तरह से टेररिज्म उन्होंने चलाया था बदला लेने के लिए, आज भी वो चीज चालू है, वो कंटिन्यू है। उसको गलती मानो या उसको एक वाइज डिसीजन मानो उस टाइम की गवर्नमेंट का, इट डिपेंड्स अपॉन योर परसेप्शन। तो बांग्लादेश के अंदर से भाग के चले आए गांधी, इंदिरा गांधी। शायर्स फैमिली इज अमंग दैट, इसमें शायर की फैमिली भी थी। तो जो कब 1971 के अंदर पाकिस्तान छोड़ के, सॉरी बांग्लादेश छोड़ के यहाँ पे आ गई थी। सीमापुरी वाज देन अ वाइल्डरनेस, वाइल्डरनेस यानी मतलब उस जमाने में खाली ऐसी ही बंजर जमीन थी। इट स्टिल इज, आज भी वैसा ही है, बट इट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, पर आज वो खाली नहीं, बंजर जमीन लेकिन खाली नहीं बची। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, यानी मिट्टी के उन्होंने घर बना लिए, विद रूफ्स ऑफ टीन एंड टारपोलिन, उसमें पतरे लगा दिए और टारपोलिन वो प्लास्टिक की बैग जैसा होता है ना वो उसके ऊपर लगा दिया। डिवॉइड ऑफ सीवेज, कोई गटर नहीं है वहां पे, कोई ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, और रनिंग वाटर, ना पानी मिलता नहीं। लिव 10,000 रैक पिकर्स, उस जमाने की बात कर रहे हैं, अभी तो इससे भी ज्यादा होंगे। 10,000 रैक पिकर्स, दे हैव लिव्ड हियर फॉर मोर देन 30 years विदाउट एन आइडेंटिटी। इनके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये बांग्लादेश से आए, इनके पास कोई प्रूफ नहीं कि वो इंडिया के सिटीजन है, लेकिन उनके पास रेशन कार्ड है, पर रेशन कार्ड इज नॉट अ प्रूफ कि आप इंडियन हो, याद रखो। और उनका नाम कहाँ पे वोटर्स लिस्ट के अंदर है, इसीलिए वो क्या कर पाते हैं, अनाज खरीद पाते हैं, एनेबल देम टू बाय ग्रेन्स। फूड इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, इनके लिए आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान कोई मायने नहीं रखता, इनका खुद का पासपोर्ट होना कोई मायने नहीं रखता, इनका नाम, उनके नाम से कोई प्रॉपर्टी का होना कोई मायने नहीं रखता, इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, अपना पेट भरना, सर्वाइवल सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आइडेंटिटी कोई मतलब नहीं रखती। If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that give us no grain. एक वुमन, एक विमेन के ग्रुप में से एक वुमन यहाँ पे टैटर्ड साड़ी यानी फटी हुई साड़ी के अंदर थी, तो इन्होंने यहाँ पे बोला, क्या बोला कि उनकी जमीन कैसी थी। देखो, when I asked them why they left their beautiful land of green fields and rivers, बांग्लादेश यानी ग्रीनरी वाली जमीन, बांग्लादेश यानी नदियों वाली कंट्री, अब ऐसी कंट्री को तुमने छोड़ के ऐसी जमीन पे कहाँ आ गए, ऐसा पूछा उसको, तो जवाब मिला कि अगर शाम को बच्चे भूखे अपने पेट को लेके, भूखे पेट को लेके अगर तड़पते हो, तो इससे अच्छा ये है कि हम ऐसी जगह पे रह जाए कि जिस जगह पे भले ही कुछ ना मिले पर कम से कम खाना तो मिल जाता है, बच्चे भूखे तो नहीं सोते, ऐसा उन्होंने बोला। Wherever they find food, they pitch their tent that become transit homes. जहाँ पे खाना मिलता है बस वहीं पे वो अपना तंबू बना लेते हैं,
और वही उनके ट्रांजिट होम्स बन जाते हैं, मतलब जगह बदलती रहती है। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, उसी के अंदर बच्चे बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, वही जो टिकना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बनाना चाहते हैं, बस वही। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रेक पिकिंग। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि सर्वाइवल यानी अगर टिकना यानी जिंदा रहना सीमापुरी के अंदर सिर्फ एक ही काम देता है, वो क्या है? कचरा उठाना। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ फाइन आर्ट, गार्बेज टू देम इज गोल्ड। इतने सालों के अंदर कचरा उनके लिए क्या बन गया है? फाइन आर्ट जैसे, जैसे उनके लिए सोना बन चुका है। इट इज द डेली ब्रेड, उनके लिए रोज का खाना यहीं से आता है। अ रूफ ओवर देयर हेड्स, उनके सर के ऊपर की छत है ये। इवन इफ इट इज अ लीकिंग रूफ, भले ही बारिश के अंदर पानी कितना भी ना गिरता हो, बट फॉर अ चाइल्ड इट इज इवन मोर। पर एक बच्चे के लिए कुछ तो है छत जैसा कि जिसके अंदर ठंडी के अंदर वो प्रोटेक्शन ले पाए, उसके अलावा इसको कुछ नहीं चाहिए। आई समटाइम्स फाइंड अ रूपी, कभी कभी मुझे एक रुपया भी मिल जाता है। इवन अ 10 रुपी नोट, कभी 10 रुपए की नोट भी मिल जाती है। साहब सेज हिज आईज लाइटिंग अप, ये बोलते वक्त उसकी आंखों में चमक आ जाती है 1 रुपये और 10 रुपए की बात करने के टाइम। व्हेन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग। एक बार तुमको अगर एक सिल्वर कॉइन मिल गया, मैंने आगे आपको बताया लेसन स्टार्ट करने के टाइम पे कि अगर एक बार आपको कोई चीज मिल जाती है कोई जगह से, तो उस जगह पे रोज ढूंढोगे। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, फिर ढूंढना तुम बंद नहीं करोगे। स्क्राउंजिंग का मीनिंग आगे बताया मैंने। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि हमेशा एक आशा रहती है कि कुछ ज्यादा मिलेगा। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन गार्बेज हैज अ डिफरेंट मीनिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स के लिए गार्बेज का मतलब खाना है, बच्चों के लिए कुछ अलग है। फॉर द चिल्ड्रन इट इज रैप्ड इन वंडर, बच्चों के लिए तो क्या है? उसके अंदर रोज का कुछ खजाना, कोई ऐसी चीज छुपी हुई है जिसको ढूंढना है। एक ऐसा नहीं कि जैसे कि अपने क्या कर रहे हैं, अपने कोई चीज ढूंढने जाते हैं, राइट, खजाना ढूंढने अपने जाते हैं ऐसा। फॉर द एल्डर्स इट इज अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, जैसे मैंने बताया कि बूढ़ों के लिए क्या है कि सर्वाइवल यानी मतलब खाने पीने के जो सामान है वो इससे मिल जाता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहब स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब। अब देखो एक इंसिडेंट बहुत जबरदस्त बताया। एक विंटर मॉर्निंग मैंने साहब को देखा, कहाँ पे खड़ा हुआ मैंने देखा? एक नेबरहुड क्लब के अंदर। वहां पे देखा कि दो यंग मैन, दो बच्चे, या तो यंग मैन थोड़े बड़े बच्चे, ड्रेस्ड इन वाइट, वाइट कपड़ों में, प्लेइंग टेनिस, टेनिस खेल रहे थे। तो वो देख रहा है वहां पे साहब। आई लाइक द गेम ही हम्स, मैंने पूछा क्यों यहाँ पे खड़ा है, तो जवाब मिला मुझे ये गेम बहुत अच्छी लगती है हम्स। धीमे से बोल रहा है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, इसको जैसे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, कंटेंट यानी सेटिस्फेक्शन मिल रहा है कि जब वो फेंस के पीछे खड़ा रह के भी वो गेम को देख रहा है तो उसको अच्छा लग रहा है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो कबूल कर रहा है मेरे सामने कि मैं अंदर चला जाता हूँ, जब कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, वहां पे जो झूला है ना, वो झूला मुझे यूज करने देता है गेट कीपर, ये जो दरवान है वो मुझे अलाउ करता है। अब साहब टू इज वेयरिंग टेनिस शूज दैट लुक स्ट्रेंज, ओवर इज दिस कलर शर्ट एंड शॉर्ट्स। साहब ने भी क्या किया, अभी देखा तो उसने टेनिस शूज पहने हुए, लेकिन वो टेनिस शूज उसके कलर बिना के शर्ट के ऊपर, यानी कलर उसके बिल्कुल चला गया है, ऐसे शर्ट और शॉर्ट्स के ऊपर बिल्कुल अजीब लग रहे हैं। समवन गेव देम टू मी, अब मैंने जब उसके टेनिस शूज देखे तो बच्चा डर गया। बच्चे को लगा शायद मेरे पे चोरी का इल्जाम ना, तो उसने तुरंत क्या किया, एक्सप्लेनेशन दिया मुझे कि समवन गेव देम टू मी, किसी ने मुझे ये गिफ्ट दिया है। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, कुछ पैसे वाले लड़के ने उसको डिस्कार्ड यानी फेंक दिया था वैसे ही। Who perhaps refused to wear them because of a hole in one of them, does not bother him, उसने उसको फेंक दिया था बच्चे ने। उस बच्चे ने यानी पैसे वाले बच्चे ने उसको इसलिए फेंक दिया था कि शायद उसके अंदर एक छोटा सा होल हो गया था शूज के अंदर, तो उसने फेंक दिया। लेकिन ये बच्चे यानी साहेब को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डज नॉट बॉदर इट, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर वन हु हैज वॉक बेयरफुट, जिसने अपनी पूरी जिंदगी खुले पैर निकाली हो, इवन शूज विद अ होल इज अ ड्रीम कम, उसके लिए तो ये सपना सही होने की बात है कि बस एक शूज मिल गए और वो भी भले होल वाले, पर मिल गए बहुत बात।
बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली इज आउट ऑफ हिज रीच। लेकिन जिस गेम को वो इंटेंटली यानी एकदम ध्यान से देख रहा है, इंटेंटली मतलब बहुत ध्यान से जो देख रहा है, वो गेम उसके रीच के दूर है, मतलब वो कभी उस गेम तक पहुंच नहीं पाएगा। दिस मॉर्निंग, आज साहब की स्टोरी कंप्लीट करेंगे। दिस मॉर्निंग साहब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इन अ स्टील कैनिस्टर। कैनिस्टर यानी स्टील की जो केटली होती है ना अपने जो बोलते हैं, वो मिल्क बूथ से निकल रहा है वहां। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। चाय की किटली पे काम करता है वो। ही सेज पॉइंटिंग टू द डिस्टेंस, वो मुझे दिखा रहा है इशारा करके वहां पे। आई एम पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स, मुझे महीने के 800 रुपए मिलते हैं और पूरे दिन में जितना खाना चाहिए वो खाना मिल जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क्ड, मैंने पूछा जॉब अच्छी लगती है। हिज फेस आई सी हैज लॉस्ट द केयरफुल लुक, लेकिन उसके चेहरे पे जो केयरफुलनेस थी ना, केयरलेसनेस, जो पहले सॉरी जो केयरलेसनेस थी वो जैसे कि खो गई। यानी मतलब पहले बेफिक्र था वो, किस बात के लिए? क्योंकि जब रैक पिकिंग करना है यानी कचरा उठाना है तो कभी भी कहीं पे भी निकल जाओ, अपनी मर्जी के मालिक हो। लेकिन यहाँ तो तुम एक एरिया के अंदर बंद गए हो, इसी एरिया के अंदर आपको चाय पहुंचानी है लोगों को। द स्टील कैनिस्टर seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly। ये आपका डिग्री चेंज वाला सेंटेंस, ओवर ही शोल्डर, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। इसमें क्या लिखा है देखो, कि जो स्टील कैनिस्टर उसने पकड़ा हुआ है उसको ज्यादा वजन वाला लगता है, अपने कंधे के ऊपर पूरा प्लास्टिक के गार्बेज का वो बैग उठा के निकलता था, लेकिन वो उसको ज्यादा हेवी नहीं लग रहा था। लेकिन ये स्टील का कैनिस्टर उसको ज्यादा हेवी लगता है। हेवी इसलिए नहीं कि इसके वजन ज्यादा है, हेवी इसलिए क्योंकि इसके कारण उसका चलना फिरना घूमना सब बंद हो गया, इधर उधर जाना उसका बंद हो गया। ये उसके पैर की बेड़ी के समान है, उसके पैर के अंदर जैसे क्लचीज के समान है, इसकी वजह से। द बैग वॉज हिज, ये बैग उसकी थी, उसकी खुद की मालिकी की। लेकिन ये जो कैनिस्टर है बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप, उस इंसान का है जिसके जिसकी टी शॉप है। साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर, अब साहिब अपने खुद की मर्जी का मालिक नहीं रहा। हियर कंप्लीट द फर्स्ट स्टोरी। तो अभी अगर इसकी समरी की बात करें तो साहिब और उसके दोस्तों के बारे में पहली स्टोरी है, एंड इट इज अबाउट दिल्ली। दिल्ली के आजू बाजू के इलाके में एक सीमापुरी नाम का एक इलाका है, जो सीमापुरी दिल्ली के अंदर होते हुए भी दिल्ली से इकोनॉमिकली काफी दूर है, राइट। और वहां पे ये बच्चे रहते हैं, जिसमें से मेजोरिटी ऑफ देम जो बांग्लादेश से माइग्रेट होके यहाँ पे आए हैं, रेफ्यूजी बन के, वो लोग के 1971 के बाद में। ये लोग जहाँ पे भी उनको काम धंधा मिलता है वहां पे अपना तंबू लगा के खड़े हो जाते हैं, और ना उनके पास सीवेज लाइन है, ना ड्रेनेज लाइन है, ना पानी की व्यवस्था, कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन फिर भी वो लोग यहाँ पे अपनी कंट्री से ज्यादा खुश है कि यहाँ पे कम से कम पेट भरने को तो उसको मिल जाता है। अब जो साहिब की स्टोरी है वो देयर इज अ डिफरेंस इन साहिब स्टोरी। साहिब की स्टोरी दो अलग अलग हिस्सों में डिवाइडेड है। जब वो रेक पिकिंग करता है तब, तो जब रेक पिकिंग करता था तब उसको कभी कभी 1 रुपए का सिक्का तो 10 रुपए की नोट मिल जाती थी कचरे के ढेर के अंदर से। और वैसे ही वो हर रोज उसी को ढूंढने के लिए इधर उधर घूमता रहता है। और ये लोग सुबह में एक बर्ड की तरह से जैसे निकलते, और दोपहर होते होते ये सब गायब हो जाते, राइट। ये सब अपनी चॉइस से खुले पैर घूमते हैं, या इकोनॉमिकली बैकवर्ड होने के के कारण वो बेयर फुट घूमते हैं, ये पता नहीं है। लेकिन शायद राइटर ने बताया कि ये उनका एक्सक्यूज है, कि उनको ये ट्रेडिशन लगता है कि खुले पैर घूमना उनको अच्छा लगता है, राइट। तो ये एक्सक्यूज यानी एक बहाना बना रहे हैं उनके सामने। और इनका परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी यानी कंटिन्यूस स्टेट ऑफ पॉवर्टी के कारण शायद ये कभी भी अपने चप्पल खरीद नहीं पाते होंगे। जब बच्चों से पूछा गया तो एक ने बोला कि माँ ऊपर से उतार के नहीं देती, और दूसरा बच्चा जवाब देता है कि अगर माँ इसको लाके भी देगी तो ये फेंक देगा, और तीसरा बोलता है कि मुझे तो खाली शूजत चाहिए। अब साहिब की बात करें तो साहिब के सपने बड़े, पर ये सपने सिर्फ बच्चों की आंखों में देखने को मिल सकते हैं, बड़े कभी नहीं देखते, क्योंकि बड़ों के लिए तो सर्वाइवल बहुत बड़ी बात है। यहाँ पे बच्चों के लिए रैक पिकिंग जो है वो सर्वाइवल का हिस्सा नहीं है। उनके लिए उसके अंदर से जैसे खजाना रोज मिलता है, रोज अलग अलग चीजें मिलती है, तो उनके लिए जैसे कि खजाना ढूंढने जैसी बात है। लेकिन जो उनके बड़े हैं, वो बड़ों के लिए यही चीज क्या है, यही चीज सर्वाइवल के लिए। तो ये बच्चों के इसीलिए भेजते हैं कि अपना पेट भर सके, और इसीलिए यहाँ पे वो रहे हुए भी हैं। भले ही शायद बारिश के अंदर उनकी छतों के अंदर से पानी गिरता हो, लेकिन फिर भी बच्चों के लिए ये बड़ी बात है कि उनके सर के ऊपर छत तो है, कि ठंडी के अंदर वो उसको प्रोटेक्ट तो करती है। अब साहिब को दूसरी जगह पे नौकरी मिलती है,
800 रुपये उसकी सैलरी और पूरे दिन का खाना जितना चाहिए वो मिल जाएगा। और वो टी स्टॉल के ऊपर काम करता है, पर उसकी दुनिया अब लिमिटेड हो गई। पहले वो अपनी मर्जी का मालिक था, लेकिन आज वो बर्ड की तरह से उधर उधर जा नहीं सकता। उसके पीछे का कारण ये है कि जो चाय की लारी वाला है, उसका कैनिस्टर जो थामे हुए है, उसका वजन उसको शायद अपने कंधों के ऊपर लगाए हुए रैक पिकिंग के जो टारपोलिन की बैग थी उससे ज्यादा लगता है। उसके पीछे का कारण यही कि उसकी फ्रीडम हो गई है यहाँ पे कहीं। तो ये अपने जो स्टोरी देखी, दैट वाज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम। नाम क्या है साहिब आलम, लेकिन काम क्या कर रहा है, रैक पिकिंग का कर रहा है। और जब स्कूल की बात हुई तो स्कूल की बात बार बार ये आपको एमसीक्यू के अंदर पूछा जाता है कि स्कूल की बात की तो उसको स्कूल जाना है, स्कूल जाना है, लेकिन अपने सराउंडिंग के अंदर उसको स्कूल नहीं मिलती। दैट्स व्हाई ही कुड नॉट गो टू स्कूल। लेकिन जब राइटर ऐसा बोलते हैं कि मैं स्कूल बना दूंगी तुम्हारे लिए, तो वो उस आशा के अंदर वहां पे उसके पास आता भी है। The contrast is here shown that what you promise to someone and what you are actually giving to someone. You are not able to provide anything to anybody, बस just the false promises जो आपने दिए हैं, उस false promises के कारण भी उनकी जिंदगी के अंदर थोड़े टाइम के लिए खुशी आ जाती है। That's why the poverty is a state of feeling कि जहाँ पे डिप्राइवेशन होने के बावजूद भी ये बच्चे थोड़ी छोटी मोटी खुशियां हैं वो इधर उधर से ढूंढ लेते हैं। इनके लिए आइडेंटिटी प्रूव करना अपनी वो बड़ी बात नहीं है, उनके लिए ये बड़ी बात है कि उनका पेट यहाँ पे भर जाता है। उनके पास कोई आइडेंटिटी का प्रूफ नहीं है। हाँ, उनके पास राशन कार्ड है जिससे उनको राशन मिल जाता है, यानी मतलब ग्रेन्स वगैरह मिल जाते हैं। ये वोटिंग लिस्ट के अंदर नाम होना जरूरी है, इनके वोट मायने रखते हैं इसलिए। तो वोट बैंक के कारण लोगों ने उसके नाम को रजिस्टर तो करवा दिया, लेकिन आज भी उनके पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि दे आर द सिटीजन ऑफ इंडिया। राइट। सो हियर इज द स्टोरी ऑफ साहिब आलम। एंड कल अपने मुकेश की स्टोरी देखेंगे इसी के अंदर। सो आई एम सेंडिंग यू द लिंक ऑफ द सेम। You see here 18 people joined. Abdullah.